हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इंस्पायर साइंस क्लास के इस यूट्यूब चैनल पर। तो आइए शुरू करते हैं आज अपने इस विशेष टॉपिक को। और आज हमने कक्षा 10 के भौतिक विज्ञान के प्रथम अध्याय को लिया है, जो कि अध्याय 10 होता है अगर हम पूरी किताब को देखें तो। ठीक है, जो कि प्रकाश का परावर्तन और अपवर्तन से संबंधित है। तो आइए शुरू करते हैं अपने इस अध्याय को। देखिए, सबसे पहली चीज़ हमें इस पाठ में जानना होता है कि प्रकाश यानी कि लाइट क्या होता है। लाइट क्या होता है? तो सीधी सी बात है कि लाइट एक एनर्जी है। क्या है? लाइट जो है एक एनर्जी है, और एक ऐसी एनर्जी जिसकी मदद से हम वस्तुओं को देखते हैं। और ये भी आप कह सकते हैं कि वस्तुओं में एक ताप का संचार होता है। क्या होता है? एक टेम्परेचर, जैसे कि किसी वस्तु को हम धूप में रखें तो हीट हो जाती है। तो इस तरह से वो ऊर्जा, जो ताप की ऊर्जा है या जो प्रकाश की ऊर्जा है, उसके विभिन्न रूप हो सकते हैं। लेकिन अभी आपको इसमें सीखना ये है कि प्रकाश के इस अध्याय में हम प्रकाश के एक ऐसे गुण का प्रयोग करेंगे जिससे कि हम वस्तुओं को देख पाते हैं। तो देखिए, प्रकाश वो ऊर्जा है जिसके द्वारा वस्तुओं को हम देख सकते हैं। ये इसकी बिल्कुल डेफिनेशन है, आसान सी। इसके बाद प्रकाश के कुछ गुण आते हैं, उन गुण पे हम चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आपको हम बताएं तो लाइट को जब हम फिजिक्स में पढ़ते हैं, फिजिक्स में तो प्रकाश के रूप में पढ़ते हैं। किस रूप में? प्रकाश के रूप में, या फिर हम इसको तरंग के रूप में भी पढ़ते हैं। प्रकाश हो गया, तरंग हो गया, ठीक है। उसके बाद जैसे ही केमिस्ट्री में आते हैं तो कण के रूप में पढ़ लेते हैं। बायोलॉजी में आते हैं तो फोटॉन या क्वांटा के रूप में पढ़ लेते हैं, जो कि आप फोटोसिंथेसिस पढ़ेंगे तो उसमें क्वांटा के नाम से आप जो है परिचित हो जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर सिंपल सी बातें हैं कुछ प्रकाश के परिप्रेक्ष्य में, तो उनको एक बार हम देख लेते हैं। देखिए, सबसे पहली चीज़ जो लिखी हुई है ये है कि प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में गमन करता है। कैसे करता है? सीधी रेखा में। ठीक है। और नेक्स्ट है, प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंग है, इसलिए इसके संचरण के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं पड़ती है। नेक्स्ट है, प्रकाश अपारदर्शी वस्तु की तीक्ष्ण छाया बनाता है। जैसे कि आप इससे बिल्कुल परिचित हैं कि प्रकाश हमेशा क्या करता है? किसी वस्तु की छाया को बनाता है। प्रकाश की चाल निर्वात में सबसे अधिक होती है, जो कि कितना है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ये इंपॉर्टेंट रहेगा, इसको आप जो है नोट कर लीजिए। नेक्स्ट बढ़ते हैं, प्रकाश का परावर्तन। उच्च कोटि की पॉलिश किया हुआ पृष्ठ जैसे कि दर्पण अपने पर पड़ने वाले अधिकांश प्रकाश को परावर्तित कर देता है। जैसे कोई आपके पास में दर्पण है या कोई परावर्तक पृष्ठ है जो कि चिकना है, तो उस पर प्रकाश गिरने के बाद में वो परावर्तित हो जाता है। ठीक है, इस तरह से। अभी आगे हम देखेंगे परावर्तन कैसे होता है। नेक्स्ट पढ़ते हैं। देखिए, प्रकाश के परावर्तन की बात करें तो उच्च कोटि की पॉलिश किया हुआ पृष्ठ जैसे कि दर्पण अपने पर पड़ने वाले अधिकांश प्रकाश की मात्रा को क्या करता है? परिवर्तित कर देता है, और ये प्रक्रिया कहलाती है प्रकाश का परावर्तन। ठीक है, आगे प्रकाश के परावर्तन के कुछ नियम हैं जिन पर हम चर्चा करेंगे। पहला है, आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। दूसरा, आपतित किरण दर्पण के आपतन बिंदु पर अभिलंब तथा परावर्तित किरण सभी एक ही तल में होते हैं। जैसा कि आप यहाँ पहले डायग्राम को देखिए, यहाँ पे एक परावर्तक तल यहाँ पे है, एक प्रकाश किरण ये आ रही है और एक यहाँ से वापस जा रही है। तो एक हो गई आपतित किरण, ये आपकी आपतित किरण हो गई, ये होगी परावर्तित किरण। दोनों के मिलान बिंदु से ऊपर की ओर एक अभिलंब खींचा गया है, जो कि ये जो है आपतन कोण I और परावर्तन कोण R को क्या कर रहा है? अलग अलग कर रहा है। आप देख सकते हैं इस डायग्राम में। तो इस तरह से इसके दो नियम हो जाते हैं। आगे बढ़ते हैं। प्रतिबिंब की बात आती है, क्योंकि हमेशा जब भी दर्पण या लेंस की बात होगी तो वहाँ पर इमेज या प्रतिबिंब बनेगा। तो वो कैसा होगा और वो कैसे बनता है? तो प्रतिबिंब वहाँ बनता है जहाँ बिंदु पर कम से कम 2 परावर्तित किरणें प्रतिच्छेदित करती हूँ या प्रतिच्छेदित प्रतीत होती हूँ। दो ही केस हैं, या तो प्रतिच्छेदित होंगी या तो प्रतीत होंगी। दो ही केस ऐसे हैं, ध्यान रखिएगा। और इसीलिए 2 तरह के इमेज भी बनेंगे, एक होगा वास्तविक प्रतिबिंब, एक होगा आभासी प्रतिबिंब। तो वास्तविक प्रतिबिंब और आभासी प्रतिबिंब में अंतर पूछता है, एग्जाम में बहुत पूछता है। तो देखिए, आभासी और वास्तविक में क्या अंतर है। पहले वास्तविक देखिए, यह तब बनता है जब प्रकाश की किरणें वास्तव में प्रतिच्छेदित होती हैं। ठीक है, अभी आगे आपको दिखाएंगे। और आभासी इमेज तब बनता है जब प्रकाश किरणें क्या हों?
प्रतिच्छेदित होती प्रतीत होती हूँ, कैसी हूँ, प्रतीत होती हूँ। उसके बाद वास्तविक इमेज को हम पर्दे पर प्राप्त कर सकते हैं, जबकि आभासी इमेज को पर्दे पर प्राप्त नहीं कर सकते हैं। वास्तविक इमेज हमेशा उल्टा बनता है और जबकि आभासी हमेशा सीधा बनता है। इस पॉइंट को नोट करके रखना है। समतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया एग्जाम में, इसको एक बार रिवाइज कर लीजिए। देखिए यहाँ पर एक समतल दर्पण है, यहाँ पे एक वस्तु ए बी रखी हुई है। इस वस्तु ए बी से इमेज आपका यहाँ से देखिए, यहाँ पर किरणें जाने के बाद क्या हुआ है, परावर्तन हुआ है। देखिए यहाँ पर प्रकाश किरणें गई, फिर ये क्या हुआ, परावर्तन हुआ। और यहाँ से ये वस्तु की दूरी यू है, आप देख सकते हैं आई, और आप जानते हैं परावर्तन और अपवर्तन कोण। यहाँ से इसका इमेज ए डैश बी डैश जस्ट इसके सीधा बन रहा है, यानी कि इमेज यहाँ पर कैसा है, आभासी है और सीधा है, सीधा भी है और आभासी भी है। तो यही पूछता है सवाल कि समतल दर्पण द्वारा इमेज कैसा बनता है, तो आभासी और सीधा बनता है। प्रतिबिंब वस्तु आकार के जैसा आपका वस्तु होगी उसी के आकार का और बराबर होगा, ये भी इम्पोर्टेंट है, इम्पोर्टेंट पॉइंट है ये। इमेज यानी कि प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है, वो उतना ही पीछे बनेगा जितना वस्तु दर्पण से दूर होगी, ठीक है। और प्रतिबिंब पार्श्व परिवर्तित होता है, ठीक ना। नेक्स्ट बढ़ते हैं अगले पॉइंट पे। पार्श्व परिवर्तन क्या है, इसको देख लेते हैं। इसमें वस्तु का दायां भाग बायां प्रतीत होता है और बायां भाग दायां प्रतीत होता है, इम्पोर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं गोलीय दर्पण पे, स्फेरिकल मिरर पे बढ़ते हैं। तो गोलीय दर्पण परावर्तक तल अंदर की ओर या बाहर की ओर क्या होता है, वक्रित होता है। गोलीय दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ अंदर की ओर अर्थात गोले के केंद्र की ओर वक्रित है, वो क्या है, अवतल दर्पण। देखिए आपके पास एक गोला है, इसको बीच से काट दीजिए, इसके दो तल हो जाएंगे, इसके दो तल हो जाएंगे। एक तो आपको ये मिल गया और दूसरा आपको ये मिल गया। अब देखिए इसके दो तल, इसका एक ये जो है तल हो गया, ठीक है, ये वक्रित तल है, अंदर की ओर ये दबा हुआ तल है, आप देख सकते हैं। ऐसे ही यहाँ पर भी, तो हम इसके अगर बाहरी तल पे पॉलिश कर दें तो ये हमें अवतल दर्पण मिल जाएगा, और इसकी अगर हम अंदर के भाग पर पॉलिश कर दें तो हमें ये उत्तल दर्पण मिल जाएगा, यही आपको समझना है। आगे बढ़ते हैं। गोलीय दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ बाहर की ओर वक्रित होता है उसे क्या कहते हैं, उत्तल दर्पण कहते हैं, जैसे कि आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है। देखिए गोलीय दर्पण में सामान्यतः प्रयुक्त होने वाले कुछ महत्वपूर्ण शब्द हैं, उन पर हम चर्चा करेंगे। देखिएगा यहाँ पर एक आपको दर्पण दिखाई दे रहा है, ये दर्पण देखिए, ये एक दर्पण है। इस दर्पण में एक है मुख्य अक्ष, ये जो आपको रेखा दिख रही है ये क्या है, ये मुख्य अक्ष है। एम और एन दर्पण का परावर्तक तल है, ठीक है। अब यहाँ देखिए इस दर्पण के केंद्र से इसके मुख्य अक्ष के जहाँ पर इसका ध्रुव है, इन दोनों के बीच की दूरी को बोलते हैं क्या, आर बोलते हैं। आर क्या है अभी आगे बताते हैं, वक्रता त्रिज्या होती है। इसके बीच में हमारा जो आर है उसी के जस्ट बीच में हमारा क्या मिलेगा, फोकस, आगे पीछे होता रहता है। ये फोकस दूरी दर्पण के ध्रुव से नापी जाती है, जो कि एफ स्मॉल एफ से लिखी जाती है, ठीक है। क्लियर हुआ। आगे बढ़ते हैं इसके अगले पॉइंट पे, क्लियर करते हैं इसको। दर्पण का ध्रुव क्या है, मैंने भी बताया आपको। गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के केंद्र को दर्पण का ध्रुव कहते हैं। यह दर्पण के पृष्ठ पर स्थित होता है। ध्रुव को प्रायः पी अक्षर से निरूपित करते हैं। बात क्लियर हुई। मुख्य अक्ष जैसे कि मैंने बताया अभी, गोलीय दर्पण के ध्रुव तथा वक्रता त्रिज्या से गुजरने वाली एक सीधी रेखा को मुख्य अक्ष कहते हैं। मुख्य अक्ष के ध्रुव पर अभिलंब है, ठीक है। जैसे कि अभी आगे डायग्राम आपको दिखाते हैं। वक्रता केंद्र की बात करें तो सेंटर सी जो होता है उसे क्या बोलते हैं, वक्रता केंद्र बोलते हैं। वक्रता त्रिज्या की बात करें तो जो आर होता है त्रिज्या, वही वक्रता त्रिज्या। जो भी गोलीय दर्पण का परावर्तक पृष्ठ जिस गोले का भाग होता है उसे क्या बोलते हैं, उसकी त्रिज्या को ही बोलते हैं वक्रता त्रिज्या। द्वारक की बात करें तो जो एम एन है वो द्वारक है, मैंने अभी दिखाया आपको। आगे बढ़ते हैं। मुख्य फोकस की बात करें तो मुख्य फोकस वही होगा जो हमने आपको बताया, जो एफ होता है ये आपका मुख्य फोकस, जिसकी दूरी स्मॉल एफ से डिनोट करते हैं। एक बार पढ़ लेते हैं। मुख्य अक्ष पर वो बिंदु जहाँ मुख्य अक्ष के समांतर किरणें आकर मिलती हैं या परावर्तित होती हैं, ठीक है, उसे क्या बोलते हैं, उसे बोलते हैं मुख्य फोकस बोलते हैं। आगे देखिए, गोलीय दर्पण के ध्रुव तथा मुख्य फोकस के मध्य की दूरी को बोलते हैं फोकस दूरी। इसे अक्षर एफ से निरूपित करते हैं। ये आपके लिए इम्पोर्टेंट रहेगा, इसको एक बार पढ़ते हैं। छोटे द्वारक के गोलीय दर्पणों के लिए वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी से दुगनी होती है। हम इस फार्मूले को इस तरह दिखाते हैं, R = 2F। कई बार पूछा गया है एग्जाम में, इंपॉर्टेंट है, इस पर न्यूमेरिकल्स भी आते हैं। आगे बढ़ते हैं।
अवतल दर्पण के किरण आरेख बनाने के कुछ नियम हैं। इन नियमों को देखिए ध्यान से, काफ़ी इंपॉर्टेंट नियम है, क्योंकि ये नियम अगर आपको नहीं पता है तो किसी भी किरण आरेख को आप खींच नहीं पाएंगे। तो देखिए सबसे पहला है, दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश किरणें परावर्तन के पश्चात अवतल दर्पण के मुख्य अक्ष के फोकस से गुजरेंगी। ये देखिए यहाँ पे आपके पास, समझिए इसको, ये आपके पास अगर कोई दर्पण है, ये मुख्य अक्ष हो गया, यहाँ पे दर्पण का ध्रुव हो गया, ठीक है। अगर हमने किसी किरण को मुख्य अक्ष के समांतर डाला है ऐसे, तो जब भी इसका परावर्तन होगा तो ये फोकस से होकर गुजरेगी। कहाँ से? फोकस से। यही आपको ध्यान रखना है। दूसरा देखिए, दूसरे केस में क्या है, मान लीजिए कोई दर्पण है, ये मुख्य अक्ष है, अगर हमने कोई किरण कैसे डाल दी है, फोकस पे अगर हमने कोई किरण डाला ऐसे, तो परावर्तन के पश्चात ये फोकस पे जा रही है ना, तो परावर्तन के पश्चात ये मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी। ये दूसरा केस हो गया। तीसरे केस पे आइए, अगर कोई आपके पास में दर्पण है, अवतल दर्पण है, और इसमें आपने इसके वक्रता केंद्र पे कोई किरण ऐसे डाली है, ये देखिए, तो परावर्तन के पश्चात इसी मार्ग पे वापस लौटेगी। तीन केस हो गए। एक में क्या है कि मुख्य अक्ष के समांतर जा रही है तो प्रकाश किरण की ओर जाएगी वापस परावर्तन के पश्चात। एक में अगर आपने किरण को फोकस से गुजारा है तो परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी। अगर वक्रता केंद्र पे डाला है तो उसी रास्ते पर वापस लौट आएगी। तीन केस हो गए। आगे बढ़ते हैं। चौथा केस देखिए, अगर आपने दर्पण के ध्रुव पर ही डाल दिया है किरण, ऐसे देखिए, दर्पण के ध्रुव पर ही ऐसे, तो क्या होगा, उतने ही एंगल पे ये वापस लौट आएगी, उतने ही एंगल पे ये वापस लौट आएगी, उसी माध्यम में वापस लौट आएगी, जैसा कि यहाँ आप देख सकते हैं इस डायग्राम में। आगे बढ़ते हैं। अवतल दर्पण और बिंब की विभिन्न स्थितियों के लिए बने कुछ प्रतिबिंब हैं, उनको समझते हैं। बिंब की स्थिति, प्रतिबिंब की स्थिति और प्रतिबिंब का आकार और प्रतिबिंब की प्रकृति पर हम चर्चा करेंगे। तो देखिए सबसे पहली चीज़, अगर वस्तु कहाँ पर हो, अनंत पर हो, बिंब का मतलब वस्तु होता है, तो इमेज कहाँ बनेगा, फोकस पर बनेगा, बिंदु के साइज का होगा, अत्यधिक छोटा होगा, वास्तविक और उल्टा होगा। सी से परे यानी कि जो सी वक्रता केंद्र है उसके थोड़ा सा पीछे हो, यानी अनंत से और सी के बीच कहीं ना कहीं हो सकता है, तो एफ और सी के बीच बनेगा। अभी इसको डायग्राम में देखेंगे, छोटा बनेगा, वास्तविक और उल्टा बनेगा। अगर केंद्र पर, वक्रता केंद्र पर कोई वस्तु रखी है तो वक्रता केंद्र पर ही इमेज बनेगा, समान साइज होगा, वास्तविक और उल्टा होगा। सी और एफ यानी कि वक्रता केंद्र और फोकस के बीच अगर वस्तु रखी है तो सी से परे बनेगा, बड़ा बनेगा, वास्तविक और उल्टा बनेगा। अगर फोकस पे वस्तु रखी है तो इमेज आपका अनंत पर बनेगा, जस्ट इसी का अपोजिट रहेगा, अत्यधिक बड़ा रहेगा, वास्तविक और उल्टा बनेगा। लास्ट का जो है ये इम्पोर्टेंट टिक कर लीजिएगा, यही आपके एग्जाम में आता है। ध्रुव और फोकस के बीच रखी है तो इमेज दर्पण के पीछे बनेगा, बहुत बड़ा बनेगा, आवासीय और सीधा बनेगा, जैसा कि ये अवतल का स्थिति छोड़ करके उत्तल में पहुंच जाता है। ठीक है, डायग्राम से देखते हैं सभी केसेस को। अनंत पर वस्तु है, देखिए अनंत पर वस्तु ए बी कोई वस्तु अनंत पर रखी है, इसका इमेज कहाँ बनेगा, फोकस पर। देखो यहाँ पर बन रहा है, ये देखिए, आप जानते हैं कि समांतर जाने वाली किरणें क्या होती हैं, फोकस से होकर गुजरती हैं। डायग्राम आप समझ रहे होंगे। सी से परे है यानी कि अनंत और सी के बीच रखी है तो कहाँ बनेगा, तो आपका सी और एफ के बीच पे इमेज आपका यहाँ पर देखो बन रहा है। ये देखो वस्तु यहाँ पर है। आगे बढ़ते हैं। अगर सी पर है तो इमेज भी आपका सी पर ही बनेगा, वस्तु के आकार का ही बनेगा। आप देखिए ध्यान से, सी और एफ के बीच अगर रखी है वस्तु कहाँ है, यहाँ पर देखो सी है, यहाँ पर देखो एफ है। सी और एफ के, यहाँ पर देखो सी है, यहाँ पर देखो एफ है, तो सी और एफ के बीच में वस्तु रखी है। ये देखो इसका इमेज यहाँ पर बन रहा है। ठीक है, यहाँ पर बन रहा है इसका इमेज। आगे बढ़ते हैं। अगर वस्तु कहाँ रखी है, अगर एफ पर रखी है, अगर वस्तु एफ पर रखी है तो इसका इमेज कहाँ बनेगा, इसका इमेज आपका अनंत पर बनेगा, यहाँ कहीं पर अनंत पर बनेगा। आगे बढ़ते हैं। पी और एफ के बीच ये अंतिम केस है। देखिए ये आपका हो गया क्या, अवतल दर्पण हो गया। वस्तु कहाँ रखी है, देखो यहाँ पर पी हो गया, यहाँ पे एफ हो गया, यहाँ पे वस्तु रखी है, और इससे जाने वाली प्रकाश किरणें क्या होती हैं, परावर्तित होंगी। उसके बाद में इसका आभासी और सीधा इमेज कहाँ बनेगा, दर्पण के पीछे। ये वाला केस इंपॉर्टेंट रहेगा, इसको ध्यान रखना। आगे बढ़ते हैं अगले केस पे।
अवतल दर्पणों के कुछ उपयोग हैं। पहला देखिए, सामान्यतया टार्च, सर्चलाइट और वाहनों की हेडलाइट में प्रकाश का शक्तिशाली समांतर किरणपुंज प्राप्त करने के लिए उपयोग करते हैं किसको? अवतल दर्पण का। नेक्स्ट, दंत विशेषज्ञ अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं मरीजों के दांत का बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए। नेक्स्ट है, प्रायः चेहरे का बड़ा प्रतिबिंब इमेज देखने के लिए शेविंग दर्पणों के रूप में इसका उपयोग करते हैं। सौर भट्टियों में प्रकाश की ऊर्जा को क्या करते हैं? ताप में चेंज करते हैं, कन्वर्ट करते हैं। इसीलिए सौर भट्टियों में भी प्रकाश को केंद्रित करने के लिए बड़े अवतल दर्पणों का उपयोग करते हैं। ठीक है, क्लियर हुआ? इसके उपयोग इंपॉर्टेंट है कि इसको याद कर लीजिएगा। उत्तल दर्पण की बात करें तो इसकी भी केस को समझिए। इसके ज़्यादा केस नहीं, 2-3 केस बनते हैं। पहला, उत्तल दर्पण के मुख्य अक्ष की समांतर प्रकाश किरण परावर्तन के पश्चात दर्पण के मुख्य फोकस से अपसरित प्रतीत होती है। अवतल में क्या होता था? प्रतीत नहीं होती थी, वो अपसरित होती थी। हालांकि अपसरित होती नहीं थी, अपसरित होती है वहाँ पे। तो देखिए यहाँ पे प्रकाश किरण जा रही है मुख्य अक्ष के समांतर, यहाँ पे क्या हुआ? परावर्तन हुआ। तो देखो ये निकल गई, मुख्य अक्ष पे जाती हुई क्या हो रही है? प्रतीत हो रही है। अब यहाँ तो प्रतीत हो रही है, लेकिन यहाँ से क्या हो गई? बाहर निकल गई। आगे देखते हैं, उत्तल दर्पण के मुख्य फोकस से गुजरने वाला किरण परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर निकलेगी। देखिए ये देखो, ये किरण जा रही है फोकस पे, हालांकि यहीं से मुड़ गई इधर, फोकस पर जाती हुई प्रतीत हो रही है। डैश डैश करके क्या दिखा रहा है? कि प्रतीत हो रही है। तो ये देखिए यहाँ से प्रकाश किरण जाने के बाद क्या हुआ? परावर्तित हो गई, समांतर हो गई। इसलिए ये आपका केस नंबर 2 हो गया। आगे बढ़ते हैं, उत्तल दर्पण की वक्रता केंद्र की ओर निर्देशित किरण परावर्तन के पश्चात उसी दिशा में वापस परावर्तित हो जाती है। आप देखिए जैसा कि अवतल केस में था, ये किरण जा रही है कहाँ? सीधे वक्रता केंद्र पे जा रही है और परावर्तन के पश्चात इसी मार्ग पर वापस लौट रही है। हालांकि यहाँ मिलती प्रतीत हो रही है इसी पे, ठीक है ना, डैश करके दिख रहा है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट आइए केस नंबर 4 पे देखिए, बिंदु P जो है, अगर इस पर प्रकाश किरण देखो जा रही हैं और क्या हुआ? परावर्तन हुआ, तो इसी ध्रुव से समान कोण पे ये क्या हो जाएंगी? परावर्तित हो जाएंगी। इसका केस आपने अवतल में देखा था, वैसे ही केस यहाँ पर भी है। आगे बढ़ते हैं, इसकी कुछ विशेष स्थितियाँ हैं, उनको देखते हैं। उत्तल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब की प्रकृति, स्थिति और आपेक्षिक आकार की बात करें तो बिंब की स्थिति हो गई, प्रतिबिंब की स्थिति हो गई, प्रतिबिंब का आकार हो गया और प्रतिबिंब की प्रकृति। सबसे पहले चीज़ की वस्तु कहाँ पर है? अनंत पर है। तो फोकस और दर्पण के बीच पीछे बनेगा क्या? आपका इमेज बनेगा। अभी देखेंगे डायग्राम में। बिंब की आकार की बात करें तो अत्यधिक छोटा होगा। प्रतिबिंब की प्रकृति की बात करें तो आभासी और सीधा। हमेशा आप जानते हैं कि उत्तल में आभासी सीधा ही बनता है। दूसरा देखिए, अनंत दर्पण के बीच, ध्रुव के बीच कहीं पर वस्तु रखी है तो P और F के बीच कहीं इमेज बनेगी आपकी, और छोटा बनेगा, आभासी और सीधा बनेगा। ये 2 केस होंगे, ठीक है। दोनों केसों को देख लेते हैं एक बार। देखिए अगर वस्तु कहाँ रखी है, अगर आपकी वस्तु अनंत पे रखी है, देखो पहला है अनंत पे रखी है वस्तु, तो यहाँ कहीं अनंत पे वस्तु है देखिए, और अनंत से जाने वाली प्रकाश किरणें क्या हो रही हैं? परावर्तन के पश्चात फोकस पर मिलती हुई प्रतीत हो रही, छोटा सा इमेज बन रहा है इस बिल्कुल बिंदु के आकार का। दूसरे केस में अनंत और ध्रुव के बीच है, ध्रुव यहाँ पर है, अनंत कहीं यहाँ पर होगा, इसके बीच ए बी वस्तु रखी है। इसका इमेज कहाँ बनेगा? इसका इमेज P और F के बीच बनेगा। P और F के बीच आप देखते थे छोटा बन रहा है, आभासी और सीधा बन रहा है। आगे बढ़ते हैं, आगे देखिए उत्तल दर्पणों के उपयोग पर हम चर्चा करेंगे। तो पहला देखिए, उत्तल दर्पणों का उपयोग सामान्यतः वाहनों में किया जाता है। इनमें ड्राइवर अपने पीछे के वाहनों को देख सकते हैं। उत्तल दर्पणों को इसलिए प्राथमिकता दी जाती है क्योंकि ये सदैव सीधा छोटा प्रतिबिंब बनाते हैं और ड्राइवर को अपने पीछे के बहुत बड़े क्षेत्र को देखने में मदद मिलती है, सहायता मिलती है। नेक्स्ट है, दुकानों में इसका उपयोग सिक्योरिटी दर्पण के रूप में किया जाता है क्योंकि बहुत से आगे के सामने के एरिया को ये दिखाएगा, तो सिक्योरिटी के रूप में इसका उपयोग हम कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। गोलीय दर्पणों द्वारा परावर्तन के लिए चिन्ह परिपाटी पर हम चर्चा करेंगे, थोड़ा सा इम्पॉर्टेंट रहेगा ये, ध्यान से इसको समझेंगे। बिंब हमेशा दर्पण के बाईं ओर रखा जाता है। अगर आपके पास में एक दर्पण है, कोई भी दर्पण हो सकता है, तो बिंब मतलब वस्तु कहाँ रखी जाएगी? हमेशा
दर्पण के बाईं ओर रखी जाएगी, दाईं ओर नहीं, बाईं ओर रखी जाएगी। ध्यान रखिएगा इस चीज़ को। आगे देखते हैं। इसका अर्थ है कि दर्पण पर बिंब से प्रकाश बाईं ओर से आपतित होता है। पहली बात क्लियर हुई। नेक्स्ट, मुख्य अक्ष के समांतर सभी दूरियां दर्पण के ध्रुव से नापेंगे। इंपॉर्टेंट है सभी पॉइंट, इनको ध्यान रखिएगा न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने के लिए। मूल बिंदु के दाईं ओर जाएंगे मूल बिंदु से, तो सभी दूरियां आपकी जो है +x में रहेंगी, यानी कि x अक्ष के धनात्मक दिशा में जा रहे हैं। और मापी गई सभी दूरियां कैसी होंगी? धनात्मक होंगी। जबकि मूल बिंदु से अगर हम बाईं ओर जाएंगे तो सभी दूरियां कैसी होंगी? निगेटिव होंगी। मुख्य अक्ष के लंबवत यानी कि ऊपर की ओर जाएंगे तो सभी दूरियां कैसी होंगी? धनात्मक होंगी। अगर हम नीचे की ओर आएंगे सभी दूरियां कैसी होंगी? निगेटिव होंगी। आगे बढ़ते हैं। इस डायग्राम को देखिए, सभी चीज़ें यहाँ पर क्लियर होंगी। यहाँ पे दर्पण का ध्रुव है, सभी दूरियां हम इसी बिंदु से नापेंगे। वस्तु दर्पण के बाईं ओर रहेगी, ध्रुव के बाईं ओर रहेगी। कहीं यहाँ पे वस्तु मान लीजिए ए बी, देखो ए बी वस्तु रखी है, ए बी वस्तु है। चूँकि आप जानते हैं कि अगर हम निर्देशांक ज्यामिति में थोड़ा सा दिखाएं आपको, तो ये होता है एक्स अक्ष, ये होता है एक्स डैश, ये होता है वाई अक्ष, ये होता है वाई डैश। इधर की पूरी दूरियां पॉजिटिव होती हैं, इधर की पूरी दूरियां निगेटिव होती हैं। ऊपर भी सभी दूरियां पॉजिटिव होती हैं और नीचे की सभी दूरियां जो है आपकी निगेटिव होती हैं। तो हम इसको मान लेते हैं क्या? इसको मान लेते हैं मूल बिंदु। अब इस मूल बिंदु को मानने के बाद आप देखिए, इधर वस्तु है तो वस्तु कैसी हो जाएगी? निगेटिव में हो जाएगी। इधर कहीं आपका अगर इमेज बनेगा तो पॉजिटिव रहेगा। अगर नीचे की तरफ इमेज बन रही है तो आपकी कैसी होगी? निगेटिव हो जाएगी। अगर ऊपर की ओर वस्तु रखी है तो हमेशा पॉजिटिव होगी। अगर ऊपर की ओर इमेज या कोई चीज़ बन रहा है तो आपका निगेटिव होगा। जैसा कि इस डायग्राम को समझिए, एक बार पढ़ लेते हैं। देखिए, ऊंचाई पर ऊपर की ओर स्थित कोई वस्तु पॉजिटिव, बाईं ओर है तो निगेटिव, दाईं ओर है तो पॉजिटिव, नीचे की ओर है तो निगेटिव होगा। डायग्राम को समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं। बिंब की दूरी हमेशा u कैसी होगी? निगेटिव होगी, जैसा कि मैंने पहले बताया। अवतल दर्पण की फोकस दूरी हमेशा कैसी होती है? निगेटिव होती है। उत्तल दर्पण की फोकस दूरी हमेशा धनात्मक होती है। न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने के लिए ये सब चीज़ें आपको पता होना चाहिए। दर्पण सूत्र 1/b + 1/u = 1/f होता है, जिनमें से p क्या है यानी कि v क्या है? प्रतिबिंब की दूरी है। u क्या है? बिंब की दूरी है। f क्या है? फोकस दूरी है। बातें क्लियर हुई? आगे बढ़ते हैं, थोड़ा फास्ट करते हैं। आवर्धन की बात करते हैं, मैग्नीफिकेशन की बात करते हैं। तो आवर्धन के लिए समझिए इसको, गोलीय दर्पण द्वारा उत्पन्न वो आपेक्षिक विस्तार है जिससे ज्ञान होता है कि कोई प्रतिबिंब बिंब की अपेक्षा कितना गुना आवर्धित है। इसे प्रतिबिंब की ऊंचाई तथा बिंब की ऊंचाई के अनुपात में रूप में व्यक्त किया जा सकता है, लेकिन इसके लिए एक वैकल्पिक फार्मूला और भी होता है, उस पर चर्चा करेंगे। देखिए, आवर्धन को m से दिखाते हैं। सबसे ऊपर रखेंगे क्या? प्रतिबिंब की ऊंचाई, नीचे रखेंगे बिंब की ऊंचाई यानी कि वस्तु की ऊंचाई। तो ये देखिए m = hi/ho। hi मतलब हाइट ऑफ इमेज, नीचे हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। इसी को -v/u के रूप में भी दिखाते हैं। m = -v/u के रूप में भी दिखाते हैं, इसलिए आपको ये फार्मूला भी मिल जाएगा। सभी फार्मूलों का उपयोग करते हैं न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने के लिए, इसलिए आपको याद होने चाहिए। आगे बढ़ते हैं। इम्पोर्टेंट है, यदि m नेगेटिव है तो इमेज कैसा होगा? वास्तविक होगा। सभी इम्पोर्टेंट पॉइंट हैं, ये नोट करके रखिएगा। यदि m धनात्मक है तो इमेज कैसा होगा? आभासी होगा। यदि hi यानी कि हाइट ऑफ इमेज बराबर है हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट की, यानी कि इमेज की जो लंबाई है, ऊंचाई है, वो बराबर है वस्तु की ऊंचाई के, तो m का मान 1 होगा और प्रतिबिंब का आकार बिंब के आकार का होगा। ध्यान रखिएगा। यदि प्रतिबिंब की ऊंचाई ज़्यादा है वस्तु की ऊंचाई से तो m का मान भी 1 से ज़्यादा होगा और प्रतिबिंब कैसा होगा? बिंब से बड़ा होगा। और यदि हाइट जो है इमेज की कैसी है? कम है, वस्तु की हाइट ज़्यादा है, तो m का मान 1 से कम होगा और इस स्थिति में क्या होगा? बिंब वस्तु से छोटा हो जाएगा। ठीक है, क्लियर हुआ? आगे बढ़ते हैं। समतल दर्पण का आवर्धन सदैव कैसा होता है? +1 होता है।
और हमेशा पॉजिटिव भी होता है। साइन आभासी होता है, ठीक है, मतलब आभासी प्रतिबिंब बनता है। उसके बाद ये जो पॉजिटिव है ये आभासी को दिखाता है, इस तो पहले बात कर चुके हैं। उसके बाद जो यहाँ पे 1 दर्शाता है कि प्रतिबिंब का आकार बिंब के आकार का है, क्योंकि अगर HI/HO दोनों बराबर हैं, मान लीजिए 20 ये भी है और 20 ये भी है, 20 सेंटीमीटर तो कट गया, तो एक ही तो प्राप्त होगा। और एक क्या दिखाता है, ये दिखाता है कि दोनों की साइज़ कैसी है, बराबर है। आगे देखते हैं, यदि M आपका पॉजिटिव है और M छोटा है 1 से तो दर्पण उत्तल होगा, इम्पोर्टेंट है। अगर M आपका पॉजिटिव है और M 1 से ज़्यादा है तो दर्पण अवतल होगा। अगर M बराबर आपका नेगेटिव के है तो दर्पण आपका कैसा होगा, कैसा होगा, अवतल दर्पण होगा। क्लियर हुई बातें। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे, प्रकाश के अपवर्तन पे आते हैं। जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में तिरछा होकर जाता है तो दूसरे माध्यम में इसके संचरण की दिशा परिवर्तित हो जाती है। इस परिघटना को बोलते हैं क्या, प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। अभी इसको डायग्राम में बिल्कुल क्लियर करेंगे। प्रकाश के अपवर्तन के कुछ एग्जाम्पल्स को देखते हैं। प्रकाश के अपवर्तन के कारण स्विमिंग पूल का तल वास्तविक स्थिति से विस्थापित हुआ प्रतीत होता है। दूसरा देखिए, पानी में आंशिक रूप से डूबी हुई पेंसिल वायु तथा पानी के अंतरपृष्ठ पर टेढ़ी प्रतीत होती है। ये दूसरा एग्जाम्पल आप देख लीजिए। कांच के गिलास में पड़े नींबू वास्तविक आकार से बड़े प्रतीत होते हैं। कांच पर लिखे शब्द गिलास स्लेब से देखने पर ऊपर की ओर उठे प्रतीत होते हैं। ये सब किसके एग्जाम्पल हैं, प्रकाश की अपवर्तन के एग्जाम्पल्स हैं। देखिए, ये देखिए डायग्राम से हमने यहाँ पर क्या दिखाया आपको, प्रकाश का अपवर्तन दिखाया। तो देखिए कांच के आयताकार स्लेब से प्रकाश का अपवर्तन कैसे होता है। ये एक आयताकार कांच का स्लेब है, जो कि बाहर वायु है और ये कांच है। तो दो माध्यम आपको यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं। पहले माध्यम से प्रकाश किरण जा रही है, उसके बाद में इसका क्या हुआ, अपवर्तन हुआ, अविलंब से दूर हट गई और एक बिंदु O पर ये बाहर निकल रही है, निर्गत हो रही है। जहाँ पे ये प्रकाश किरण AB परावर्तक पृष्ठ पर यहाँ पे गिर रही है, इस बिंदु पे हमने एक अभिलंब को देखा जो कि I यानी कि एंगल I और R को अलग अलग कर रहा है, ठीक है। तो इस बिंदु पे और इस बिंदु पर दो जगह आपको क्या दिख रहा है, परावर्तन, और पूरी घटना में आपको अपवर्तन दिख रहा है, ठीक है। इस पूरी घटना में दो जगह क्या हो रहा है, परावर्तन हो रहा है प्रकाश किरणों का, और पूरी प्रक्रिया में अपवर्तन की घटना आपको देखने को मिल रही है। तो देखिए, सीधे किरणें अगर जाती तो ये निकल जाती सीधे की तरफ ऐसे, लेकिन देखिए अपवर्तन हुआ और प्रकाश किरण अविलंब से दूर हट गई। क्यों, क्योंकि विरल माध्यम से सघन माध्यम में जब भी प्रकाश किरणें जाती हैं तो अविलंब से दूर हट जाती हैं। अभी आगे इसको हम क्लियर करेंगे, अगले पॉइंट पे आइए। प्रकाश अपवर्तन के दो नियम जो हैं उनको देखते हैं। पहला है आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा दोनों माध्यमों को पृथक करने वाले पृष्ठ के आपतन बिंदु पर अविलंब सभी एक ही तल में होते हैं। पहला पॉइंट हो गया, पहला नियम हो गया। प्रकाश के किसी निश्चित रंग तथा निश्चित माध्यम के युग्म के लिए आपतन कोण की ज्या यानी कि साइन तथा अपवर्तन कोण की ज्या यानी कि साइन का अनुपात स्थिर होता है। इस नियम को स्नेल का नियम भी कहते हैं और ये कई बार पूछता है एग्जाम में। तो साइन I अपान साइन R क्या हो जाएगा, एक नियतांक हो जाएगा। साइन I अपान साइन R क्या हो जाएगा, एक स्थिरांक यानी कि नियतांक हो जाएगा। और किसी भी माध्यम का अपवर्तनांक ज्ञात करने के लिए n, किसी माध्यम का अपवर्तनांक क्या होता है, n होता है। बताते हैं क्या है अपवर्तनांक, माध्यम 1 में प्रकाश की चाल और बटे में माध्यम 2 में प्रकाश की चाल का अनुपात ही कहलाता है पदार्थ का अपवर्तनांक। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। n/1 का तात्पर्य है कि माध्यम 2 का माध्यम 1 के सापेक्ष अपवर्तनांक, और इसलिए आप 2 और 1 को इस रूप में अगर लिखें n/1 को तो b1 अपान b2 हो जाएगा, चूँकि माध्यम 1 में प्रकाश की चाल हो गई और माध्यम 2 में प्रकाश की चाल हो गई। ऐसे ही माध्यम 1/2 का तात्पर्य है कि माध्यम 1 का माध्यम 2 के सापेक्ष अपवर्तनांक, और n/1/2 को हम निरूपित करते हैं कैसे, b2 अपान b1 के रूप में। अगर हमें इसका फार्मूला उपयोग करना है किसी न्यूमेरिकल को सॉल्व करने के लिए तो हमें इसको विशेष तौर से ध्यान रखना होगा, गलती यहाँ ज़्यादा होती है। आगे बढ़ते हैं, निरपेक्ष अपवर्तनांक के बारे में सीखते हैं थोड़ा सा। देखिए, यदि माध्यम 1 निर्वात या वायु है तब माध्यम 2 का अपवर्तनांक निर्वात के सापेक्ष मानते हैं, ठीक है।
और ये माध्यम का निरपेक्ष अपवर्तनांक कहलाता है। इसलिए n बराबर C/V होगा, जहाँ पर n क्या है, n पदार्थ का अपवर्तनांक है और c प्रकाश की चाल है और v क्या है, प्रकाश की चाल किसी माध्यम में है। यहाँ पे c का जो वैल्यू है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होगी, जो कि प्रकाश की चाल है निर्वात में। इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखिएगा ये चीज़। हीरे का जो अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है, हीरे का जो अपवर्तनांक है वो 242 है। इसका तात्पर्य है कि प्रकाश की चाल 1/242 गुना कम है हीरे में। ठीक है, ध्यान रखना। आगे बढ़ते हैं। प्रकाशिक सघन माध्यम और प्रकाशिक विरल माध्यम पर थोड़ा सा प्रकाश डालेंगे। दो माध्यमों की तुलना करते समय यदि अधिक अपवर्तनांक वाला माध्यम कहलाता है क्या, सघन माध्यम कहलाता है, और जिसका अपवर्तनांक कम हो वो विरल माध्यम कहलाएगा। इतनी बात आपको ध्यान रखना है। यहाँ देखिए दो चीज़ें आपको ध्यान रखना है। एक तो ये कि जब प्रकाश किरण किसी विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो उसकी चाल धीमी हो जाती है और अविलंब की ओर झुक जाती है, जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं। ये देखो, ये अविलंब है। विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाने के बाद क्या हुआ, अविलंब की ओर तो झुक रही है लेकिन अपने मार्ग से क्या हो रही है, अविलंब की ओर जा रही है। ये इसका एक्चुअल मार्ग था और यहाँ पे जो है ये अविलंब की ओर जा रही है। आगे बढ़ते हैं। जब प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो इसकी चाल बढ़ जाती है, जाहिर सी बात है कि बढ़ेगी। तो सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाने के बाद क्या हुआ, ये अविलंब ये हो गया। इसकी एक्चुअल जो है इसकी जो रेखा है इधर आनी चाहिए थी, लेकिन ये माध्यम से अपने रास्ते से भटक कर कहाँ जा रही है, अविलंब से दूर हो गई, जो कि आप देख सकते हैं। गोलीय लेंस पर हम आगे बढ़ें तो गोलीय लेंस क्या होता है, दो तलों से घिरा हुआ कोई पारदर्शी माध्यम जिसका एक या दोनों तल कैसा है, गोलीय है, गोलीय लेंस कहलाता है। आगे बढ़ते हैं। उत्तल लेंस और अवतल लेंस पर थोड़ा सा हम चर्चा करेंगे। उत्तल लेंस क्या है, किनारों की अपेक्षा बीच में मोटा होता है, जैसे कि आप डायग्राम में देख सकते हैं, ये देखिए। और अवतल लेंस यह बीच में पतला होता है, किनारों पर कैसा है, यहाँ देखिए ये मोटा है किनारों पे और बीच में कैसा है, बीच में पतला है। आगे, उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस भी कहते हैं और अवतल लेंस को अपसारी लेंस भी कहते हैं। ठीक है, तो लेंस में हमने जाना कि उत्तल और अवतल लेंस क्या होते हैं। इसके आगे इसके पार्ट 2 में हम लेंस और अवतल और उत्तल लेंस के बारे में और डिटेल में पढ़ेंगे और इससे बनने वाले तमाम किरण आरेखों को भी हम यहाँ पर जानेंगे। आज की वीडियो में बस यहीं तक, मिलते हैं इसके बाद अगली क्लास में इसी वीडियो के पार्ट 2 में और इसको ख़त्म करेंगे, इस चैप्टर को पूरा कंप्लीट करेंगे। तो ठीक है, आज यहीं तक, धन्यवाद।